नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अडानी और जासोरस, इनके मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या का मुद्दा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर हो या देश हो, ये दोनों मुद्दों पर सियासी जमातें एक दूसरे पर घेर रही हैं। और अगर हम बात करें खासतौर पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा था कि इनका जो गैरकानूनी तरीके से रोहिंग्यास को पानी और बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो काटे जाएंगे। और सरकार ने उसके विपरीत, यानी जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसके विपरीत उन्होंने कहा कि पानी और बिजली का राइट्स उनका बनता है, क्योंकि ये अधिकार जो है सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। और बड़ी विडंबना की बात है कि कई दशकों तक वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हो या फिर वाल्मीकि समाज हो, गुरखा बरादरी हो, इनको लेकर के किसी भी सियासी जमात ने इतनी चिंता व्यक्त नहीं की थी जितनी चिंता इनको रोहिंग्यास की हो रही है। और दूसरी ओर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर भी खामोशी जो साधी हुई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विपक्षी दलों की जमकर खिंचाई की है। पहले हम बताते हैं कि जावेद राणा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि बिजली पानी का राइट रोहिंग्यास का है और उनको डिपोर्ट करने का फैसला जो है वो केंद्र सरकार को लेना है। पहले हम बताते हैं कि जावेद राणा ने हमारे संवाददाता से क्या कहा। देखिए, रोहिंग्याज को लेके एक इशू बनाया जा रहा है। कोई रोहिंग्याज का कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ रोहिंग्याज के लोगों को पनाह दी हुई है। और जब भी ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है, क्या फैसला लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोहिंग्याज को लेके, और जो दूसरे लोग यहाँ बैरून ममालिक यहाँ आके आबाद हुए हैं, बहुत से हैं जहाँ तो आपने तो कॉलोनीज रिकग्नाइज की हैं, जम्मू में भी की हैं, बाहर के लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं। तो रोहिंग्याज का भी एक इशू है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ तक उनका पानी बिजली या खान पान है, ये अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमें से सोचना है। हम किसी का हवा पानी बंद नहीं कर सकते हैं। इंसानी नाते पे हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। इखलाकी तौर पे हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, इंसानी नाते हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, जब वो एक डेमोक्रेसी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को कोई भी ताकत जो है, कोई भी सरकार, कोई भी हुकूमत, कोई भी एजेंसी तलफ नहीं कर सकती। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव आए और किसी ने मना किया, हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात है नहीं है। मैंने जहाँ तक ये कह दिया कि हमें इंसानी नाते कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और वो हम ले रहे हैं। चलिए, जावेद राणा किस तरीके से डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे। इसी सियासी जमात को, या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको कभी और कतई चिंता नहीं हुई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जिनको वोटिंग राइट नहीं था। उनको कभी ये चिंता नहीं हुई वाल्मीकि समाज की कि जिनको सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी तक ही महदूद रखा जाता था, जिनके बच्चों को उच्च शिक्षा लेने का अधिकार तक नहीं था, उनकी चिंता नहीं है। अब रोहिंग्यास को लेकर के इनको फंडामेंटल राइट्स भी और डेमोक्रेसी भी याद आ रही है। दूसरी ओर कल ही भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्पष्टता से कहा कि कितनी खामोशी, जो मौन है, यानी बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पार्टियां खामोश बैठी हैं उनको भी जवाब देना होगा कि चुप्पी आखिर क्यों है, ये मौन समर्थन क्यों दिया जा रहा है उन लोगों को जो हिंदुओं को बांग्लादेश में प्रताड़ित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बांग्लादेश बनने के बाद भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हिंदू पॉपुलेशन को खत्म किया जाए। और अगर आप भारत की बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन 1947 में 9% थी, आज बढ़कर तकरीबन 18% है, डबल पॉपुलेशन। हमारे साथ के कंट्रीज जहां पे हिंदू मिनॉरिटी में है, वहां हिंदू पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है, खत्म हो रही है। और हमारा देश एक ऐसा देश है, आदर्श देश है, जहां पे मिनॉरिटीज को फुल राइट्स हैं और उनके धर्म की इज्जत होती है, उनके हकों की भी इज्जत होती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर हिंदू हितों का हनन होता है बांग्लादेश में, तो वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं,
वो लोग जो बात करते हैं रोहिंग्यास को जो इलीगली आके यहाँ पे बैठे हैं कि उनको ह्यूमन राइट्स जो है हमको ऑनर करने हैं, वो लोग जो बात करते हैं मिडल ईस्ट में अगर लड़ाई होती है, इजराइल और लेबनान की लड़ाई होती है, इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई होती है, तो वहां पे बात करते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई। वो जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के पैरोकार कहते हैं, आज उनकी जुबान क्यों बंद है? आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या बाकी लोग हो, ये क्यों बात नहीं करते कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या अगर होती है तो वो ह्यूमन राइट की वायलेशन है, उसको हमको उसकी कंडेमेशन करनी। चलिए, बात की इन्होंने मानवाधिकार हनन की बात की, लेकिन एक तरफ करते हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति है, सरकार की विदेश नीति के कारण प्रधानमंत्री का कद तो बड़ा ही बड़ा है, साथ में भारत का कद भी बड़ा है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से मिनॉरिटी के साथ हो रहा है वो कद हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। विकास, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से रोहिंग्यास को लेकर के लगातार सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से कहा है कि बिजली पानी का राइट है, उनको हवा पानी नहीं रोकी जा सकती, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कि पिछले दिनों पहले जो है जावेद राणा जी का भी एक जो है मैसेज जो है उन्होंने दिया कि बिजली पानी की कटौती जो है वो नहीं की जाएगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस वक्त हम मुंगिया बस्ती में हैं, जहाँ पर देखिए इन्होंने अपने घरों को जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया है और काफी देर से जो यहाँ पे रह रहे हैं। 1990 से बात करें तब से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर को कहीं आतंकवाद जो देखता है, इसको सिक्योरिटी को देखते हुए भी काफी ज्यादा इसको जो है बात जो है वो की जा रही है कि इनका जो है पानी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर जो है ये जो काफी देर से रह रहे हैं, अब उन्होंने जहाँ पर जो अपने आधार कार्ड जो है वो भी यहाँ पे बना लिए हुए हैं। और कई लड़कियों की में जो है यहाँ पे शादी जो है वो यहाँ पे कर दी गई है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने का बसने का जो है उन्होंने पूरा प्लान जो है वो बनाया था। और आपको बताते वही, अगर हम बात करें कश्मीर से खास करके ज्यादा जो है मामले निकल कर आ रहे हैं, जम्मू में भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर लड़कियों की यहाँ पे शादी हो रही है। भी आपने देखा तो एक मामला जो है वो जम्मू से निकल कर आया, जहाँ पर एक लड़की ने लड़के के साथ शादी की हुई थी। तो ये सारा जो इस वक्त जो है विवाद जो है वो रोहिंग्या को लेकर जो चल रहा है, जहाँ पर सियासी पार्टी जो है सियासी जितने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बयान आता है कि इनको जो है वो बिजली पानी जो है एक तरीके से ही जो इनको अगर वापस भेजना है तो बड़े एक तरीके से जो है वापस भेजा जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें, ये पूरा हम इस वक्त रोहिंग्या बस्ती में आप देख सकते हैं, पीछे हमारे ये घर है, यहाँ पे एस्टेब्लिश इन्होंने किया, दुकानें यहाँ पे पूरी तैयार करके घर इन्होंने बनाए हुए हैं और काफी देर से यहाँ पर जो है ये यहाँ पे रहते हैं। और फिर से आपको बता दें, कहीं ना कहीं सुरक्षा को ही मद्देनजर रखते हुए ही ये सारी बात जो है बाकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है कि इनको जो है वापस जो है वो भेजा जाएगा। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोहिंग्या बस्ती से आप जुड़े हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड भी बनाए हैं उन्होंने, बाकायदा दुकानें इस्टेब्लिश की हैं, रोहिंग्या रिपोर्ट्स होंगे, ये नेशनल इशू है। केंद्र सरकार क्या फैसला लेती, किस तरीके से रिपोर्ट करती है, लेकिन जो आधार कार्ड इनको बना के दिए गए हैं वो ब्लैक शिप्स कौन है उनका भी पता लगाया जाना बहुत लाजमी है। वो काली भेड़ें कौन सी हैं जिन्होंने वोट की खातिर देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा को दांव पर रखा, कॉम्प्रोमाइज किया, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और इन लोगों को आधार कार्ड बना के दिए, वोटिंग कार्ड बना के दिए। इस पर भी जांच होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई प्रॉब की बात लगातार की जा रही है कि कैसे रोहिंग्या जहां पर आए, इतनी दूर आए, इसकी लगातार बात हो रही है। लेकिन उन लोगों के साथ भी सख्ती की जानी चाहिए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया और जिन्होंने इनको आश्रय दिया और फिर यहाँ पर बसाया और सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक उनका मजबूत हो सके। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जगदीप सिंह जो है कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, निर्मल महाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाए, राजेश गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप सबका आपका स्वागत है। राजेश जी, जिस तरीके से वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी मेजर जो पॉलिटिकल चीज हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बात ना करें, मुझे लगता है कि भारत सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में है, जो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो बात उठी है, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन। चलिए जगदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी खामोशी यानी कांग्रेस की खामोशी पर तंज कसा है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तंज कसा है कांग्रेस पर। जी जगदीप जी। विनोद जी आपका धन्यवाद। निर्लज्जता के इस अमृत काल में और बेहाई के इस बड़े, मैं क्या कहूंगा, असमंजस वाले इस दौर में ये कह पाना कि क्या परिस्थितियां हैं और किससे क्या पूछा जा रहा है, ये बड़ा बड़ा अजीबोगरीब नजर आता है। भाजपा जो मरकज में पिछले एक दशक से बैठी है, वो कांग्रेस से पूछ रही है कि कांग्रेस ये बताए कि रोनगिया पर उसका क्या स्टांस है। पिछले एक हफ्ते से वी हैव बीन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग ऑन डिफरेंट न्यूज चैनल्स दैट द issue of Ronagia and the rationale behind this whole drama is continuously discussed. But क्या उसका आउटकम है? पहले तो मैं सबसे स्पष्ट शब्दों में आपको ये बता दूं विनोद जी, जब हम रोनगिया की तुलना कश्मीरी पंडितों से करें, वाल्मीकि समाज से करें, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी से करें, ये बात बनती नहीं। इंसान इंसान है, मनुष्य मनुष्य है, और मानवता और मानवीय संवेदनाओं की जब बात आती है, वहां जाति धर्म संप्रदाय मायने नहीं रखता। दूसरी बात, उनकी परिस्थितियां डिफरेंट है। यहां कहीं पर भी वाल्मीकि या बाकी समुदायों का बिजली पानी नहीं काटा गया। वो अपने देश के नागरिक हैं, उनके कुछ हक हकूक उनको नहीं मिले थे कुछ कानूनी तकनीकी कारणों की वजह से, जिनको भाजपा ने एक बड़े झूठ के साथ जो है वो हल करने की कोशिश की, जिसका वो दावा करती है। लेकिन रोनगिया पर इतना शोर मचाने वाली भाजपा ये बताए कि इनको बसाने के पीछे जिम्मेदार कौन है। अगर आधार कार्ड बने हैं, बाकी दस्तावेज बने हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि आप निकम्मे और निठल्ले शासक हैं। आपके काल में अगर रोनगिया जो है वो सरकारी दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, तो इससे बड़ा तमाचा जो है वो आपके चेहरे पर क्या होगा, आपकी कार्यकुशलता पर क्या होगा। और अब मैं जरा बांग्लादेश की बात आपसे कर लूं। बार बार बांग्लादेश का हवाला दिया जा रहा है। पहली तो बात, कांग्रेस ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कई मर्तबा पार्लियामेंट में ये कहा है कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। सवाल ये है, सत्ता आसीन आप हैं और आपने क्या हालात बना के रखे हैं, आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है। आपके गृह मंत्री पर अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो है वो गैंगस्टर के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं। और बांग्लादेश में आपने हालात ये बनाए कि आज बांग्लादेश ने अडानी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके एक तरह का संदेश दे दिया कि आपकी कूटनीति क्या है। विनोद जी, मैं 1 मिनट और लूंगा। अभी हाल स्थिति ये है, जिस इस्कॉन के व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इशू बना, उसको खुद इस्कॉन ने बाल यौन शोषण के आरोप में अपनी संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया था। पहले उसका किरदार देखिए। और वहां पर हमले केवल हिंदुओं पर नहीं हुए हैं, जो भी शेख हसीना की पार्टी से ताल्लुक रखते थे उन तमाम लोगों पर हमले हुए हैं। वहां के एक्टर्स, वहां के नामी लोग, उनके घर जला दिए गए, बहुत बड़े लेवल पर मैसाकर हुआ। तो कांग्रेस का सीधा कहना है, अल्पसंख्यकों के लिए जो मुमकिन कोशिश होती है वो की जानी चाहिए। रोनगिया को वापसी अगर आप करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करवाएं, और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है। लेकिन जब तक वो यहाँ है, उनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इतनी इंसानियत जो है वो भारत में हमेशा से रही है। वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाने वाला ये देश, अगर आज उनके बिजली पानी को बंद करके ये तंज कसेंगे ये लोग सत्ता में बैठकर, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ। चलिए, राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैंने तुलना की थी कि इनको, ये जो सियासी जमातें हैं, इनको तब बिल्कुल भी मानवता या मानव अधिकारों का हनन की बिल्कुल चिंता नहीं हुई थी जब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट्स नहीं मिलते थे, गुरखा बरादरी को या वाल्मीकि समाज को। लेकिन जगदीप जी कह रहे हैं उनकी तुलना रोहिंग्या से नहीं की जा सकती है। रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जी, और वो लोग अपने देश में
विभाजन का दर्द सहने वाले शरणार्थी थे, जी उनके लिए मानवाधिकार नहीं, और रोहिंग्याओं के लिए मानवाधिकार के वकील हमारे घर में तैयार बैठे हैं। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। कईयों की आइडियोलॉजी ऐसी है जो भारत के बाहर से अगर घुसपैठी अंदर आए तो उनकी सहानुभूति उनके साथ है। एक अलग किस्म की आइडियोलॉजी भारतवर्ष में चल पड़ी है, उसको पूरे देश ने इसके ऊपर विचार करना होगा। मैं तो यही बात कहूंगा। इसको लंबा चौड़ा क्या कहना, ये सारी बात सामने ही है। जी जगदीप जी। जी जी जगदीप जी। विनोद जी। जी जी विनोद जी। जी मैं आहत हूं जिस संकीर्ण मानसिकता की बात ये भाई साहब कर रहे हैं। जो आपने बताया किसी संस्था से है जो परोक्ष रूप से भाजपा से ही जुड़ी है। देखिए, पहली तो बात निश्चित तौर पर वो घुसपैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे संसाधन सीमित है। जिस देश में आप लोगों को अपने 5 किलो राशन पर एक तरह से परोक्ष रूप से निर्भर बना चुके हैं, तो वहां पर हम विदेशी लोगों के रख रखाव का जिम्मा कैसे लेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, रखाइन 70 के दशक में जब ये शुरुआत हुई थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है। आज जो है इसे सबसे बड़ा वैसाकार मानता है। और देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि रोहिंग्या को आप यहाँ पे रखिए, ये नहीं कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना कीजिए जिन्होंने दस्तावेज बनाए। मेरा सवाल फिर वही है, आप सीधी बात क्यों नहीं बताते हैं? सत्ता में आप हैं, आपके होते हुए क्यों रोहिंग्या 2016 और 17 में उनका जो माइग्रेशन हुआ वो क्यों आपने होने दिया? कौन लोग हैं, कौन अधिकारी, कौन नेता है जिनकी शय पर जो है उनके दस्तावेज बने, क्यों आप उनको दंडित नहीं कर पाए? और एक मैं फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। भाजपा के आपने प्रवक्ता का बयान दिखाया और उसने कहा देखिए भारत में जो है वो अल्पसंख्यकों को कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको बताऊं 2014 से पहले नहीं थी। आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं इस देश के विनोद जी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ये जो कवायद है, और चंद्रचूड़ सिंह फॉरवर्ड सीजीआई ने जिस तरीके से वर्शिप एक्ट को तोड़ मरोड़ कर सर्वे की इजाजत दी और उसके बाद के जो हालात इस देश में भाजपा ने बना दिए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंकने में कोई और कसर इस भगवा पार्टी ने नहीं छोड़ी है। महाना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले ये जवाब, महाना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले ये जवाब राजेश जी को देना होगा, क्योंकि जगदीप जी ऐसा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि डेलिबरेटली ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है मंदिरों के नीचे, दरगाहों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिरों और दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाशा जा रहा है। जी महाना जी आपसे बात नहीं, ये राजेश जी से, ये सवाल राजेश जी से। राजेश जी ऐसा है कि क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, फिर भी मैं सब्जेक्ट समझ गया हूं। आप ये जो सर्वे एक दो चल रहे हैं जिसमें पुराने मंदिरों के बारे में खोजा जा रहा है, शायद उसी विषय पे ये बात हो रही थी। जी 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 तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पुराने समय में आक्रमणकारियों ने या आक्रांताओं ने कुछ चीजें गलत की हैं तो उनको करेक्ट तो करना ही है, उसको करेक्ट करना ही होगा। जहां जहां किसी ने अतिक्रमण करके और उसके बाद हिंदू धर्म स्थानों का अपमान करके उसके ऊपर अपने पूजा स्थल बनाए हैं, मुझे लगता है कि उनको अब ठीक करना ही होगा। और समय आ गया है, ये बहुत ऐसा लंबा समय नहीं चलेगा। हिंदू जागा हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। और ये मुझे इनकी जो मानसिक अवधारणा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है उसके ऊपर भी कटाक्ष करने से ये पॉलिटिकल पार्टी बाज नहीं आती। ये क्या कानून में भी विश्वास नहीं रखते? जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी बात पर भी इनको विश्वास नहीं है, इनको किस बात पर विश्वास है? एक सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें चिसल होके, हैमरिंग होके, दोनों पक्षों के वकीलों की बातचीत सुनने के बाद आगे निकलती हैं। और मैं तो अपने आप को उस तरह से नहीं समझता कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्य के ऊपर टिप्पणी करें। दूसरा ये है कि जो रोहिंग्याओं की बात चल रही है, मैं एक बात को अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने ऑन कैमरा ये माना है कि जिन लोगों ने उनको इलीगली
वहां से लाकर के जम्मू कश्मीर में या अन्य जगहों पर बसाया हो, उसकी एक विस्तृत जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनको एक जो भी कानून सम्मत सजा है वो मिलनी चाहिए। और दूसरा, रोहिंग्याओं को जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस भेजा जाना चाहिए उनके अपने मूल निवास में। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि मानवाधिकार, ये हमारी सहिष्णुता है, ये भारत सरकार की भी सहिष्णुता है कि जो लोग चाहे घुसपैठिए भी आ गए हैं तो वो यहाँ पर किसी ना किसी जगह पर उनको रोटी पानी मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के लोग भी और भारतवर्ष के अन्य स्थानों पर भी लोग कहीं ना कहीं, कोई चाहे वो मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि वो यहाँ पर रह करके भारत विरोधी वातावरण तैयार करने वाले लोगों के हाथों में चढ़े हुए हैं। क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन जहां जहां रोहिंग्याओं की बस्तियां हैं और उसके आसपास से जगह जगह कंप्लेंट्स आती हैं चोरी चकारी की और डकैतियों की और गौवंश के चोरी होने की, और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में रोहिंग्याओं के बच्चे जो है यहाँ कश्मीर में भी भेजे जा रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। तो समाज का वातावरण दूषित हो रहा है और इस करके इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ना ही राजनीतिक संरक्षण देने की जरूरत है। और जो राजनीतिक पार्टियां इनको संरक्षण नहीं है उनको भी एक्सपोज करने की। चलिए महाना जी, सवाल ये है कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का बिजली पानी नहीं, हवा बिजली पानी नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन जब सुरक्षा का विषय आता है तो हमें चिंता भी करनी चाहिए और मंथन भी करना चाहिए। जी महाना जी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं न्यूज में ये पढ़ रही थी कि यूएन से लोग आके 2 लोग आए हैं और इन सब चीजों के का संज्ञान ले रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ और ये गवर्नमेंट से भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है ही नहीं है, जो 1951 का यूएन का अगर आप कन्वेंशन देखें तो we have not signed any treaty with them, we have not signed any refugee act जिसके तहत जो है बाहर से लोग आके यहाँ बसे, नंबर 1। तो we are not answerable to anybody as far as UN is concerned. Secondly, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमैनिटी एक जगह है, ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, छोटे बच्चे हैं, लोग राइट है, लेकिन दूसरी बात मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि ऑल द वे फ्रॉम म्यांमार, सारा नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, पूरा सेंट्रल इंडिया छोड़ के जम्मू कश्मीर में आके बसने का क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे राजेश जी ने बताया कि वो लोग जिन्होंने इनको बसाया है, देखिए अपने फायदे के लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं और सिक्योरिटी पे क्या कॉम्प्रोमाइज कर रही है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की क्या कमी है जो बाहर से ला के लोगों को बसा के अपना वोट बैंक का आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। एंड उसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो लोग हैं ये वल्नरेबल हैं उन आतंकवादियों के हाथों में जो यहाँ पे आतंकी एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनके लिए तो यू सी दे रिक्वायर शेल्टर, दे रिक्वायर मनी, तो जो भी उनको पैसा देगा उनके लिए ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। एंड देयर इज नो चेक कि ये लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अदरवाइज भी अगर आप देखें, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात अगर करती हूँ क्योंकि आज जहाँ पे बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ये फैल गए हैं। एंड मजेदार बात ये है कि जो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये रिटन में लेटर लिख के बोला कि इनको बसाओ, इनके लिए स्पेस दो, इनको दिस थिंग। तो ये जो सिक्योरिटी की बात है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये सारा स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोलना वो अलग बात है, लेकिन ये जो पॉलिसीज होती हैं ये नेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकता है एक्शन लेना चाहिए। और जो भी आप देखिए, अगर आप देखें यूएस ने कितने 7,000 लोगों को डिपोर्ट करा है जो इलीगल वहां पे गए हुए थे, तो हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते जबकि कोई ट्रीटी हमने साइन नहीं करी हुई है। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपनी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम अपने लोगों को खाना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिजली पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से फॉरेनर्स आके भी यहाँ एस्टैब्लिश हो जाते हैं, रह जाते हैं, जमीनें ले लेते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं। तो सोचिए जो हमारे जो सिटीजन्स हैं
उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जी। और सबसे ज्यादा, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए, रिसोर्सेज की भी बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट कितना है इनसाइड। चोरियां इतनी हो रही हैं, डकैतियां इतनी हो रही हैं, सेक्स स्कैंडल्स कितने हो रहे हैं, तो हु इज इन्वॉल्व इन दैट? इन चलिए सारी चीजों के महाना जी, लिए चलिए महाना जी, अभी हम आपको sure रोकते, government को एक मिनट बहुत के लिए जल्दी आपको इसके रोकेंगे। ऊपर हम काम सीधे करना लिए चाहिए। चलते हैं सांबा में, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे से जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, क्या कहना है जी इनका? विनोद जी, बिल्कुल जी, इनका क्या कहना है जिस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से बांग्लादेश में जो लगातार आपने देखा कि हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? एक हिंदू होने के नाते आपका क्या इसके ऊपर टिप्पणी रहेगी? क्या कुछ कहना चाहते हैं इन हालातों को देखकर? ऋषि जी, जो बांग्लादेश में जब पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रह रहे हैं, उन सबको वहां की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी हिंदू संगठन है, या हिंदू आबादी है, या अन्य अल्पसंख्यक समाज है, उनको सुरक्षा प्रदान करना। ये जो बांग्लादेश में आज का जो हालात बना हुआ, ये औरंगजेब के टाइम में जो ऐसा कार्य होता था, जब औरंगजेब का राज था, तब भी बाबर और औरंगजेब के टाइम में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको जबरन धर्म परिवर्तन किए गए। उस टाइम पे जो मंदिरों को तोड़ा गया, आज भी वही स्थिति है। और पूरा विश्व इसको इंटरफेयर करना चाहिए कि ये जो औरंगजेबी जो मानसिकता जो बांग्लादेश में हमारे नजदीक चल रही है, और जो हमारी विपक्ष है, जो कांग्रेस है, जो अन्य दल है इंडिया में गठबंधन के, उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। क्या ये अपना जो हिंदू समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, सिख समाज, जैन बौद्ध है, क्या उनकी इनके प्रति दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उनके पक्ष में भी बोले? तो इसके लिए जो पूरे देश भर में जो अपना सनातन समाज है, इसके कड़ा विरोध में खड़ा हुआ है कि हमें जो वहां की सरकार है वो अपने जो मंदिरों को, हिंदू समाज को सुरक्षा मुहैया कराए। और इसके बाद ये जो बात अभी चल रही है रोहिंग्यास की जब बात करते हैं, तो ये रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में किस समय में बसाए गए? उस समय बसाए गए जब जम्मू की डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए पूरी वहां की जो सरकारें हैं, वो जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी मानसिकता की थी कि जहां की जो डेमोग्राफिक चेंज की जाए, तब उसी समय कश्मीरी पंडितों का भी वहां से नरसंहार करके वहां से निकाला गया। और उसी कड़ी में जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या जो है, उसी कड़ी में जहां जम्मू कश्मीर में जम्मू के इस हिस्से में बसाए गए, ताकि वहां की जो डेमोग्राफिक चेंज है पूरे तरह से चेंज की जाए। आज ये विरोध करते हैं 370 का जो एनसीए, पीडीपी या अन्य जो कांग्रेस के समर्थक भी है कि 370 लागू होना चाहिए। बाहर से जो देशभक्त है वो जम्मू कश्मीर में नहीं कि आके बसना चाहिए, जबकि जो रोहिंग्या जो बाहर इतने दूर बाहर से दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, उनका जो विरोध एक बार भी नहीं करते कि इनको जहां से शिफ्ट क्यों किया जाए। आज तक जब ये बसे, तब ये एनसीआर और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी, तब इन्होंने क्यों विरोध नहीं किया कि ये जम्मू में क्यों बसाए जा रहे हैं? आज ये 370 का विरोध करते हैं, 35A का विरोध करते हैं। और जो पीडीपी की जो राजकुमारी इल्तिजा मुफ्ती है, वो कहती है कि हिंदुत्व जो है एक डिजीज है। उनको ये समझ नहीं आ रही, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, जब उनकी लिंचिंग हो रही थी, तो वहां पे कौन से नारे लग रहे थे? आज उन नारों का इन्होंने क्यों नहीं प्रतिक्रिया? नारों के ऊपर लिंचिंग तो कश्मीर में हो रही थी, आज जम्मू में कहां लिंचिंग हो रही है? पूरे देश में कहां हिंदू लिंचिंग कर रहा है? जब लिंचिंग हुई उसका खाका निकालो ना, किन लोगों ने लिंचिंग की जम्मू कश्मीर में? आज लाखों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित पूरे देश भर में अपना घर बार छोड़ के घूम रहे हैं, उनकी लिंचिंग के बारे में नहीं बोलेंगे कि किन नारों के साथ हुई, कौन लोग थे उसके पीछे, कौन सी ताकतें थी उनके पीछे? आज देशभक्त समाज के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, जो देशभक्त सनातनी है, जो राष्ट्र के लिए जी रहा है, और उसके भगवान राम जिनके आराध्य हैं, भगवान राम जो सबके हैं, वो किसी धर्म के नहीं है, सभी राम को मानने वाले हैं। राम ने तो जब उसका चरित्र पढ़ेंगे, भगवान राम तो सबके लिए हैं, तो ये भगवान राम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये तो बड़ी। चलिए ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधे मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि इनका संगठन विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद होने के नाते बंगाल में जो हो रहा है उसमें क्या किया है अभी तक विश्व हिंदू परिषद ने? विरोध प्रदर्शन के अलावा राजेश जी आपके एंड से क्या किया गया? जगदीप जी आपके पास भी आऊंगा जी। तो मैं एक बात का रिबटल करना चाहता हूं, जो पहले क्योंकि सिग्नल पहले ठीक नहीं था, वो आधी बात मुझे समझ में आ रही थी, तो कुछ रह गया कि यहाँ से ये भी कहा गया कि वहां पर हमले जो हैं हिंदू केंद्रित नहीं हैं बांग्लादेश में,
वो राजनीति केंद्रित हैं। देखिए, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, वो राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हम लोग का फोकस जो है वो हिंदू संस्थाएं, हिंदू परिवार, हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठान और हिंदू पॉपुलेशन बन गई। ये एक ऐसा इस्लामिक मुल्कों में रिवाज चल पड़ा है कि अगर उनका अंतर विरोध भी है कहीं पर, तो उसका जो है खमियाजा हिंदू समाज को या अन्य अल्पसंख्यकों को, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख समाज और हिंदू समाज, इनको भुगतना पड़े। और यही एक वजह है कि चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, जहां ये अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन जो है वो 1.5-2% रह गई है, जो कि 18-20% थी, और बांग्लादेश में 32% से ये माइनॉरिटीज 8% के आसपास पहुंच गई हैं। और ये जितना नुकसान वहां पर जो न्यूज़पेपर्स में आता है, जो सोशल मीडिया में आता है, राजेश से फिर संपर्क टूट गया है। राजेश जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, या जिसको मैं कहूंगा कि एक डेमोक्रेट सरकार जो हमले हुए हैं वो मैक्सिमम बांग्लादेश के अंदर भी जो हमारी समर्पित और समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा हिंदुओं को इकट्ठा करके और जहां जहां उनकी मदद की जरूरत है वहां करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम भारतवर्ष की संस्था है, भारतवर्ष में जन जागरण, और उसके बाद भारत सरकार को भी हम प्रेस कर रहे हैं, और वो जन जागरण इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी है। ये विश्व हिंदू परिषद का ही जन जागरण है कि आज इसको लेकर के यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तकरीबन हर जगह के ऊपर, जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर से लेकर के श्रीनगर से लेकर के कठुआ तक, हर जगह जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो राष्ट्रवादी नागरिक हैं, जो हिंदू समाज है और अन्य धर्मों में भी जिनमें राष्ट्रवाद है, जो इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, सबने खुल करके एक मत से उठाई है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है और ये हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाना चाहिए। भारत सरकार से जगदीप जी के पास चलते हैं, से हम आग्रह कर रहे हैं जी, कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए जगदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के राजेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। विनोद जी, जिस संयम के साथ एक और बात सुना है, मैं मेहरबानी क्योंकि हमारे ध्यान में ऐसी बात नहीं आई। जी चलिए जगदीप जी, तो आप उतना सा संयम ये भी बनाए रखें। पहली तो बात, आपके पत्रकार ने एक व्यक्ति विशेष को, एक संकीर्ण मानसिकता से जुड़े व्यक्ति को अगर दिखाकर ये तय करने की कोशिश की है कि कांग्रेस का स्टांस क्या है, तो मैं इससे सहमत नहीं। दूसरी बात, बार बार बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है, मैं फिर से बड़ी स्पष्टवादिता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जिस चिन्मय दास को लेकर अभी हाल वहां के सूरत हवाल बिगड़े, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है पहले जरा वो देख ले। और उसको किसी और ने कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी संस्था इस खान ने बाहर का दरवाजा दिखाया था जौन शोषण के आरोपों में, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर यह झूठ निकलकर सामने आया जो गोदी मीडिया और आप जानते हैं भाजपा का आईटी सेल फैलाता है कि जिस वकील की हत्या हुई वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, यद्यपि वो अटॉर्नी था। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए, निश्चित तौर पर उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जितनी कड़ी कार्रवाई हमारे एंड से, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म में कहीं ना कहीं भारत जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो परिस्थितियां आज मौजूदा सरकार ने अपने इंटरनेशनल संबंधों के साथ आप देखें, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव जैसा छटाक भर का देश हो, तो जैसे हालात आज हमारे बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई वैसी स्थिति जो है वो इतनी कुवत रखती है मोदी सरकार कि वहां पर वैसा हस्तक्षेप कर सके। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, शेख हसीना पर जब इतना बवाल मचा हुआ है, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? आपने उनको नेशनल असाइलम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैं तो समझ नहीं पा, बार बार अरे भाई सत्ता में आप है, कांग्रेस से क्यों सवाल पूछते हैं?
और हिंदू धर्म का ठेकेदार आपको किसने बनाया, मुझे ये बता दीजिए। कौन है आप भाई, किसने बना दिया आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार? और आप मुझे पूछ रहे हैं कि सीजीआई पर या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कोलकाता के उस जज का बयान जिसमें वो कहता है कि बहुसंख्यक तय करेंगे इस देश का भविष्य? और आप मुझे बताएंगे चंद्रचूड़ सिंह का वो फैसला जिसमें जो वर्कशिप एक्ट था 1994 उसमें तब्दीली ला दी? आप संविधान के साथ मजाक करेंगे, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट हो, तो आप ये तवक्को करेंगे विपक्ष बात नहीं करेगा? जगदीप जी, आपको ये शोभा नहीं देता है, आपको जो शोभा नहीं देता है, फिर मैं शाहबानो केस आपको याद दिलाऊंगा, फिर आप कितना सम्मान सुप्रीम कोर्ट का करते हैं ये हमें भी याद है, दर्शकों को भी याद है। विनोद जी, आप शाहबानो की बात करेंगे तो मैं उस बानो की बात करूंगा जिसके रेपिस्टों को इन्होंने फूल मालाएं पहनाकर जो है उनका सम्मान किया था। बात जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, आज स्थिति क्या है उस पर बात कीजिए। और विनोद जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, एक ही मिनट लूंगा। उपनिषद का एक श्लोक मैं इनकी नजर करना चाहता हूं, जो बहुत बड़े हिंदूवादी बने हुए हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। उसमें बड़े साफ शब्दों में कहा गया है, कली शैनो भवित उतेष्ठन स्त्रेता संजिहास्तनु द्वापरा संपदे सजीव चरेवते चरेवते। और आप ये समझ ले, आज आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कल बौद्ध धर्म वाले आ जाएंगे, बुद्धिस्ट आ जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा उस वर्शिप एक्ट को जो 1947 की यथास्थिति को बहाल करने की बात करता है। कितना बांटेंगे इस देश को आप? और जी चलिए विनोद जी, मैं चलिए महाना जी, आप कुछ कह रही थी, मैंने आपको रोक दिया। मुझे थोड़ा सा कह रही थी, मैं सिर्फ इनसे सिर्फ एक चीज की गुजारिश कर रही थी कि हम इतनी बातें कर रहे हैं, इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, इन्होंने कनाडा का, यूएस का, इधर का उधर का कर दिया, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि आज भी हम मणिपुर को सीधे रास्ते नहीं कर पाए हैं? क्या वजह है कि बंगाल में इतना डिस्टर्बेंस हो रही है? क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, तो क्यों ऐसा स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्यों ऐसे एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं कि जो इतना अनरेस्ट हमारे देश के अंदर चल रहा है जगह जगह पे, उसको पहले ठीक करें और बाकी देशों के बारे में बाद में सोचें, पहले अपने देश के बारे में तो सोचें। चलिए राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे। राजेश जी, आप जगदीप जी को काउंटर कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? जी राजेश जी। मैं ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि अतीत की बात ना करें, ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज की बात ना करें, तो हिंदू समाज की बात कौन करेगा? जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जिनका वो खानदानी कोई दादा पारसी, माता ईसाई इटली से आई हुई, और उसके बाद खुद वो कहते हैं कि माता ईसाई है, और उसके बाद वो और बताना शुरू कर देते हैं। की बात कीजिए, मेरी बात आपकी बात बड़े कुपोषण की बात कीजिए, आपकी बात बहुत किसने बनाया आपको हिंदुओं का ठेकेदार? अब आप जरा आप ये बात करने वाले पहनने वाले का सोनिया गांधी जी उसके बाद राजीव गांधी से शादी करके आई है तो उन्होंने उसी हिंदू रीति रिवाज के तहत साथ फेरे लिए है। और कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? है ना कोर्ट के ऊपर। तो फिर मैं पूछूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीवी को क्यों छोड़ दिया? क्या जवाब है आपके पास? बचा सकते हैं आपके नुमाइंदे किस मानसिकता के लोग कर रहे हैं? आप ये बताइए क्या बनाना चाहते हैं भारत को? जगदीप जी आप सुनिए, प्लीज सुनिए जगदीप जी, आप सुनिए, फिर आप तर्क दीजिए, आप तर्क दीजिएगा उसके बाद। जी राजेश जी, आप जगदीप जी सुनिए, चलिए आराम से सुनिए, आपको मौका दीजिए। उनसे भी ज्यादा पता है, मीटिंग्स भी की हैं वो। यहाँ एक स्वतः ही आक्रोश रैली जम्मू में हुई, वहां इस्कॉन वाले आए थे, उन लोगों ने भी अपनी व्यथा जाहिर की कि 200 करोड़ रुपए के आसपास हमने बांग्लादेश में रिलीफ बांटी और उसके बाद हमें वो मारने के लिए आ गए। और आप उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने देना शुरू कर दिया। पता नहीं, या तो वो आपने आपकी जो वहां पे सोनिया गांधी वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज चलाती है कन्वर्शन के लिए, और उसका विंसेंट जॉर्ज, वहीं से आप इस्कॉन को भी सर्टिफिकेट देना शुरू हो गए। आपको शर्म नहीं आती कि इस तरह की बात करते हुए एक टेलीविजन चैनल के ऊपर? ये काम इस्कॉन का है कि कौन ठीक है कौन नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारा चलिए राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
फॉर्मर मेयर है राजेंद्र जी, बड़ी चिंता हो रही है इनको रोहिंग्यास की, आप क्या कहेंगे राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, विपक्ष को बहुत चिंता है रोहिंग्यास की, जिन्होंने कभी चिंता नहीं की वाल्मीकि समाज की। राजेंद्र जी। विनोद जी, पूरे देश में एक नई प्रथा चल पड़ी है, एक दूसरे पर छींटाकशी करने की। और जिस तरीके से मैं ये डिबेट में देख रहा हूं, हम अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं, शालीनता रही नहीं बात करने में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें बात आराम से रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ, कि जो तथ्य हैं उसको मानना भी चाहिए। अगर ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ आ रहे हैं तो ये किसको प्रॉब्लम होगा? ये हम सबको प्रॉब्लम होगा। तो हम सबकी प्रॉब्लम है, ये किसी एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सबने मिलकर इसका समाधान निकालने हैं। हम अपने समाज को खुद ही बांट रहे हैं, कहीं एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, कहीं रीजन बेसिस पे, कहीं रिलीजन बेसिस पे। तो मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो ये लोग घुसपैठी आए हैं, कुछ तो आए हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रोहिंग्यास के प्रमाण पत्र के साथ, और कुछ इलीगल हैं। जो लोग इलीगल हैं वो यहाँ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम सबको उन पे बंदिश लगानी पड़ेगी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। अभी तक 10,000 के करीब लोग यहाँ से, जम्मू कश्मीर से बाहर, उनको निकाला गया है। 72 FIR दर्ज हुई हैं। ये सीरियस इशू है इनका, और इसमें हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि कौन किस धर्म से है या नहीं है, लेकिन इस पे काम होना चाहिए कि जो हमारा घर है, बाहर वाले हमारे घर को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, और हम उस पे कैसे काम करें और इनको बाहर निकालें, उस पे ऊपर हमारा सारा फोकस होना चाहिए। जैसे यहाँ अभी मैंने कुछ तथ्य मालूम किए हैं कि यहाँ कुछ लोगों ने उनके साथ शादियां कर ली हैं, तो ये किसको कल को खराब करेंगी या बिगाड़ेंगी? ये हमको बिगाड़ेंगे। और इसमें हमें पार्टी बेसिस से ऊपर उठ के, रीजन से ऊपर उठ के, और साथ में रिलीजन से भी ऊपर उठकर काम करना होगा। ये देश हमारा है, समाज हमारा है, मैं तो इसमें यही कहूंगा। चलिए महाना जी, बहुत संवेदनशील बात राजेंद्र जी ने कही है। मुझे लगता है कि आप इनसे बिल्कुल विचारधारा से ऊपर उठ करके ये सेंसिटिव इशू है, इसको उस तरीके से हैंडल करना चाहिए मिलजुल करके। Absolutely, I 100% agree with रविंद्र जी, बिकॉज सीनियर हैं। और क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत जो आती है वो म्यूनिसिपैलिटी को ही आती है, और वो खुद मेयर रह चुके हैं, तो वो जानते हैं दिक्कतें कितनी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण जो हो रहा है वो है इनसिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। चाहे वो देश की सिक्योरिटी की बात हो रही हो, चाहे यहाँ के लोकल लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में इन एंड आउट आप नहीं जानते इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर शादियां भी यहाँ हो रही हैं, बच्चे भी इनके यहीं पल रहे हैं, यहीं के वो आधार कार्ड भी बना रहे हैं, तो ये कल को तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और जब भी कोई इलीगल इमिग्रेशन होता है, उसका तो संज्ञान लेना एब्सोल्युटली जरूरी बन जाता है, बिकॉज देश जो है वो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप जानते हैं, देश के लिए सिक्योरिटी जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। देश सिक्योर होगा तो तभी हम सब लोग भी सिक्योर हो सकते हैं। एंड आई एग्री विद हिम कि ये पार्टियों से उठ के हमें ऊपर उठ के इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए सारी पार्टियां एक साथ हाथ मिला के अगर आके काम करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर सारी पार्टियों के साथ बैठ के एक मीटिंग करके एक फाइनल जो डिसीजन जो है लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, बिल्कुल ट्रीटी हमने साइन नहीं किया। जगदीप जी, आप कंक्लूड करेंगे 1 मिनट में, जगदीप जी समय नहीं है, 1 मिनट में कंक्लूड करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि पहली तो बात, जब संस्कारों की बात होती है या बात करने की तरबियत होती है, उसे जरूर उसका संज्ञान रखना चाहिए। और ये किसी नेता विशेष पर, किसी पार्टी के, और वो भी शीर्ष नेतृत्व पर इस तरीके से उंगली उठाना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। यहाँ तक सवाल रोहिंग्यास का है, मैं फिर से कहूंगा, होम डिपार्टमेंट का ये क्षेत्राधिकार है, गृह विभाग का। तो बंद कीजिए ये तमाशा, बंद कीजिए बाकी पार्टी से सर जवाब तलबी, और खड़ा कीजिए कटघरे में भाजपा को, मोदी सरकार को, उनसे पूछिए क्या किया उन्होंने अभी तक,
और क्या चलिए बजाय इसके जगदीप बाकी लोगों जी, के साथ समय नहीं है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आप देरी से जुड़े आपका भी शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।